टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल स्टडीज का चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रैंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये आपके आगे के लिए सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करता है। तो विदाउट फर्दर अडू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि हमारा स्टाइल है एकदम सिंपल फॉर्मेट में फटाफट आपको ये चैप्टर समझा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर वो है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट नॉट विद अस। सबसे पहली चीज़ जो हम समझने वाले हैं वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे सिविक्स में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग से एक हिस्सा होगा। इसका मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, मतलब जो लोग अडल्ट हैं, 18 ईयर्स के ऊपर हैं और इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन सबको वोटिंग का राइट है। उन सबको एक एक वोट मिलेगा और सबका वोट बराबर माना जाएगा। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप ये सारी बातें ध्यान से समझना। एवरी अडल्ट सिटीजन गेट्स 1 वोट, एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा रिच हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है या जो पुअर हैं उनके वोट की कम वैल्यू है। सबके वोट की सेम वैल्यू है, और हर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो हर इंडियन सिटीजन जो 18 ईयर्स या उससे ऊपर का है, उसके पास वोटिंग राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल। फ्रैंचाइज वर्ड का मतलब होता है अ राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट। तो एक ऐसा राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है या गवर्नमेंट देती है, उसको हम बोलते हैं फ्रैंचाइज। इसी के लिए दूसरा टर्म जो यूज होता है वो है सफरेज। तो फ्रैंचाइज का जो सिनोनिम है, मतलब सेम मतलब वाला वर्ड है, उसको कहते हैं सफरेज। दोनों वर्ड्स का सेम मतलब होता है। इंडिया में पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 1988 में इसको चेंज कर दिया गया और वोटिंग की जो मिनिमम एज है वो कर दी 18। तो इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, सब के सब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज फॉलो करते हैं। दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 326 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 326 जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज के बारे में बात करता है। और ये भी याद रखिएगा कि किसी के बिहाफ पे कोई और वोट नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है वोट करने का तो मैं आपसे कह दूं अरे मेरे हिस्से का वोट भी आप डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको वोट करना है तो उसके लिए पहले आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को वोटर रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा एरिया जहां के वोटर्स मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दे रही हूँ कि लेजिस्लेटिव बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो लॉज बनाते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया हुआ जहाँ के वोटर्स जितने भी लोग हैं वो जब वोट करते हैं तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव बॉडी का हिस्सा बन जाता है। तो अब बताओ आपको क्या लगता है इंडिया में कितने वोटर होंगे? अगर हम 2024 की बात करें, जब हमारे सबसे रीसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 में, तब इंडिया में 980 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे जो वोट कर सकते थे फ्रॉम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा। तो आपको मालूम है इंडिया के सेंट्रल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 में, और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 980 मिलियन मतलब 98 करोड़ वोटर्स जो थे वो एलिजिबल थे अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के लिए। ये तो हमने कर ली वोटर्स की बात। अब देखते हैं कितने लोग इलेक्ट होते हैं। तो इंडिया में 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब 31 लाख जिनको जनता ने वोट देके इलेक्ट किया है, और इसमें से 1.3 मिलियन जो हैं वो वुमेन हैं, मतलब 13 लाख। और ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ दिस इज फ्रॉम 250,000 मतलब 2.5 लाख लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अक्रॉस इंडिया। तो अगर हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की बात करें तब इंडिया में जाके 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें से 13 लाख जो हैं वो विमेन हैं। ये सारे के सारे
डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं यूजिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आप सोचो इतने वास्ट स्केल पे इंडिया जो है वो इतने सारे इलेक्शंस कराता है, इतने सारे लोग वोट करते हैं और इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इतने मैसिव स्केल पे इलेक्शंस कराने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो बहुत ही इलेबोरेट और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तभी इलेक्शंस जो हैं वो फ्रीली और फेयरली हो पाएंगे। तो आज तो हमें सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतने सारे वोटर्स हैं, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ 13% इंडियंस को वोट करना अलाउड था। उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं फॉलो होता था जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया पे। बट ठीक है, ये उनकी सोच थी। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने अपने ट्रेडिशंस फॉलो किए, हमारी अपनी सोच फॉलो करी, एंड इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट विमेन द राइट टू वोट। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने काफ़ी टाइम तक विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। बहुत कंट्रीज में विमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी फॉर द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट टू वोट। आप बिलीव नहीं करेंगे, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री ने भी विमेन को वोटिंग राइट्स दिए 1971 में, जिसको हम इतना एडवांस्ड मानते हैं। लेकिन इंडिया इनसे कहीं एडवांस रहा। इंडिया ने विमेन को वोटिंग राइट स्टार्टिंग में ही दे दिया था, क्योंकि इंडिया के जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे पूर्वजों की ट्रेडिशंस हैं, उसमें भी जो विमेन हैं, महिलाएं हैं, उनका एक बहुत स्पेशल दर्जा रहा है। चाहे हमारे ट्रेडिशंस ले लीजिए, हमारा रिलीजन ले लीजिए, हमारा कल्चर ले लीजिए। अब इसमें एक सोचने वाली बात यह भी है कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो उस समय इंडिया का लिटरेसी रेट 14% था। बस 14% लोग जो थे वो लिटरेट की कैटेगरी में आते थे, और उसमें से भी अगर हम सिर्फ विमेन की बात करें तो सिर्फ 8% विमेन लिटरेट थी। तो बहुत से लोगों ने उस समय बोला था कि सिर्फ जो लिटरेट लोग हैं उन्हीं के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, बाकियों को मत दो वोटिंग राइट। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने ये सब बातें नहीं मानी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे फोकस किया। और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये हर इंसान को राइट देता है अपना फ्यूचर डिटर्मिन करने का। आप किस तरह के लीडर के लिए वोट कर रहे हो, कौन सी गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप अपने देश का फ्यूचर और देश के फ्यूचर से जुड़ा होता है आपका फ्यूचर। तो आप अपना फ्यूचर डिटर्मिन कर रहे होते हो। इससे सिविक एंगेजमेंट आता है। जितने भी अडल्ट लोग हैं पूरी कंट्री में वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबको बराबर माना जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है सिस्टम में, सबकी आवाज मायने रखती है। और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्टोरेट को आंसरेबल होते हैं। इलेक्टोरेट मतलब जिन लोगों ने उनको वोट दिया, पूरी जनता। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेगा तो अगली बार लोग उसको वोट नहीं देंगे, है ना। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी डाइवर्स है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना पहनावा सब चेंज हो जाता है, और हमारे पास इतने सारे वोटर्स हैं। मतलब अगर आपको एक कंपैरिजन दिया जाए तो हमारे जितनी पॉपुलेशन है एलिजिबल वोटर्स की, दैट इज 15 टाइम्स, यस 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। मतलब यूके की पूरी पॉपुलेशन को 15 गुना कर देंगे, उतने हमारे यहाँ सिर्फ एलिजिबल वोटर्स हैं। और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया का जो एरिया है दैट इज 6 टाइम्स लार्जर देन फ्रांस। फ्रांस की पूरी कंट्री के एरिया से 6 गुना बड़ा है इंडिया। तो चाहे ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी हो या फिर लोगों में डाइवर्सिटी हो, इतने बड़े एरिया में इतने सारे लोगों के साथ इतने सारे इलेक्शंस कराना बहुत बड़ी बात होती है। और ये बेहतरीन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स लेता है जिससे ये इंश्योर करते हैं कि हर वोटर जो एलिजिबल है वो वोटिंग कर पाए। इसीलिए बहुत सारे इलेक्टोरल ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं इलेक्शन टाइम में। इनफैक्ट 2024 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। फॉर द फर्स्ट टाइम जितने भी बूढ़े लोग हैं या जिन लोगों को डिसेबिलिटीज होती हैं, जिनके लिए वोटिंग बूथ तक जाके वोट देना मुश्किल हो सकता है, उनके लिए घर से वोटिंग का सिस्टम बनाया गया था। पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन दिया गया था उनको फॉर दिस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वोटर्स। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है लोगों को असिस्ट करने के लिए, जैसे कि ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स। जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स होते हैं। या ऐसे ऐप बनाए गए जिसमें लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको असिस्टेंस चाहिए या व्हील चेयर चाहिए या फिर रैंप चाहिए, तो जिससे ऐसे लोग जो व्हील चेयर असिस्टेंस के साथ ही वोटिंग करने आ सकते हैं उनको भी हेल्प हो सके। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो कंट्री है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करती है कि हर इंसान को वोटिंग राइट जो है वो एक्सरसाइज करने का मौका मिले। लेकिन इन सब के बाद भी आप सोचो 2024 के इलेक्शंस में 34% एलिजिबल वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट नहीं किया। दे डिड
नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। अब ये कितनी गलत बात है। इतनी मेहनत हो रही है, इतने लोग इतना काम कर रहे हैं जिससे आपको आपका हक मिल सके वोटिंग का। बहुत से लोग, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जो इलेक्शन डे को छुट्टी का दिन मना लेते हैं। इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपको ऐसा हक मिल रहा है। बहुत लोगों ने बहुत लड़ाई करी है इस हक के लिए, तो अगर आप उस हक को यूज नहीं कर रहे हो और आप वोट करने नहीं जा रहे हो, आप छुट्टी मना रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और ये जो हम इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे, ये एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है। अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स देखो या हमारे पुराने ट्रेडिशंस देखो, हमारे पूर्वजों को देखो, तो इंडिया के अंदर इनग्रेन्ड है डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ 10th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शंस हैं, उत्तरमेरूर के इंस्क्रिप्शंस हैं जो 10th सेंचुरी में लिखे गए थे, जो डिस्क्राइब करते हैं कि उस समय भी लोग जो हैं वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम जो है वो पाम लीफ के टुकड़ों पे लिख दिया जाता था और एक पॉट में रख दिया जाता था जिसको सील कर देते थे। जिस दिन भी सिलेक्शन डे होता था उस दिन उस पॉट को पब्लिकली ओपन किया जाता था और कोई भी छोटे से बच्चे को बुला के अंदर से कोई भी एक पाम लीफ निकाल देता था रैंडमली। इसके बाद कोई भी बड़े बुजुर्ग या रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल जो थे सोसाइटी के, वो आते थे, अपने एम्प्टी हैंड्स पब्लिक को दिखाते थे और उसके बाद उस बच्चे के निकाले हुए स्लिप को पढ़ते थे और सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते थे। तो जनता की बात का मान रखना ये इंडियन ट्रेडिशंस में बहुत पुराना कल्चर है। काफी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये एक ऑप्शन देती हैं जिसको कहते हैं नोटा, नन ऑफ द अबव। इस ऑप्शन से कोई भी, जिसको अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है तो वो वोटर नोटा पे टिक कर सकता है। इससे रिजल्ट्स चेंज नहीं होते क्योंकि कुछ काउंट ही नहीं होता, आपने किसी के लिए वोट ही नहीं किया, तो इससे रिजल्ट तो चेंज नहीं होते। लेकिन हाँ, एक पावरफुल मैसेज देते हो आप कि मुझे इनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं पसंद है और हमें इससे बेटर कैंडिडेट्स की जरूरत है। इसीलिए माना जाता है कि नोटा इज अ क्वाइट बट पावरफुल टूल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इस सेंटेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो इंडिपेंडेंट है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई है और इस पे जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1950 में एस्टैब्लिश करी गई थी और ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबके इलेक्शंस कराते हैं। जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हुए थे 1951-52 में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब से 1950s से काम कर रही है। इनका जो मेन काम होता है वो ऑफ कोर्स इलेक्शन डेट सेट करना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है फॉर इलेक्शंस वो इन्फोर्स करना होता है, ये देखना कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, जो पूरा इलेक्शन का वोटिंग का प्रोसेस है उसको ओवरसी करना होता है। ये मेन 4 काम होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और ईसीआई जो है ये तीनों लेवल पे काम करती है, मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके अंडर में 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये नेशनल लेवल संभालते हैं। फिर स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिनके अंडर में रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ बोला जाता है जिनको, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, ईआरओ बोलते हैं उनको, जो वोटर लिस्ट मैनेज करते हैं। तो ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब तो आपको मालूम पड़ ही गया है, ईसीआई जो है वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस मैनेज करती है और ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसीलिए वो अपनी कैपेसिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड और अपडेट करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 980 मिलियन वोटर्स थे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। इसमें से 84 जो होती हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, 47 आर रिजर्व्ड फॉर पीपल फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बाकी 412 जो हैं वो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, मतलब जहां से जनरल कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं, और करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख पोलिंग स्टेशंस थे। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बहुत लोगों को डिप्लॉय करा जाता है, इंक्लूडिंग टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स को भी इलेक्शन ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं या फिर इवन लोकल इलेक्शंस होते हैं, वो सब प्रोसेस सेम फॉलो करते हैं, बस पीरियोडिसिटी चेंज हो जाती है। कितने लोग मैनेज हो रहे हैं, कितने वोटर हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ये चेंज होता रहता है। सारे इलेक्शंस जो हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं, काफी बार अलग अलग सालों में होते हैं, और ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा इलेक्शन जो वो होस्ट करते हैं ऑफ कोर्स वो है लोकसभा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, और डेमोक्रेसी है इसका मतलब लोग वोट करते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं, जो आम जनता है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो अल्टीमेटली लोक
लोकसभा का हिस्सा बनते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये अभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जिनके लिए जनता वोट करती है, दे फोकस ऑन इश्यूज जो पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो वोटर्स जो हैं, जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनती हैं उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की। ये सिर्फ ऐसे 2 इलेक्शन हैं जो ईसीआई मैनेज करती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो जब हम लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले जब आप वोट करने जाते हो तो जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है वो आपका नाम चेक करता है वोटर लिस्ट पे, इसीलिए नाम रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आपका आईडी प्रूफ चेक होता है, आपका वोटर कार्ड, और आपका लिस्ट में नाम चेक होता है। फिर आप आगे बढ़ते हो। सेकंड पोलिंग ऑफिसर जो होता है वो आपकी फिंगर में इंक लगाता है, आपको चिट देता है और आपका सिग्नेचर लेता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप वोट करने आए हो। फिर आप और आगे बढ़ते हो और जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है वो चिट को कलेक्ट करता है, आपका फिंगर चेक करता है कि आपके फिंगर पे मार्क हो गया या नहीं। अब ये फिंगर पे मार्क क्यों किया जाता है? जिससे कोई भी इंसान 2 बार वोट ना कर सके। अगर किसी के फिंगर पे मार्क नहीं किया होगा तो वो दोबारा लाइन में रख के दोबारा वोटिंग कर लेगा। तो दिस इज अ सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर। अब लोगों के पास ऑप्शन है वो जिसके लिए भी वोट करें। अगर वो चाहें तो वो नोटा पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप वोटिंग बूथ में अकेले जाते हो और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, ईवीएम्स बोलते हैं उनको, उसमें आपको जिसके लिए भी वोट करना है उसके सामने वाला बटन आप दबा देते हो। जब एक बीपिंग साउंड सुनाई देता है इसका मतलब आपका वोट कास्ट हो गया है। एक स्लिप प्रिंट होती है जिसको बोलते हैं वीवीपीएटी, आप वो चेक करते हो एंड दैट इज ऑल। ये प्रोसेस होता है वोटिंग का। और इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, बहुत सारे लोग और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट जो फर्स्ट पर्सन थे इंडिया के जिन्होंने पहला वोट कास्ट किया था उनका नाम था श्याम शरण नेगी। वो एक स्कूल टीचर थे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ही वॉज द फर्स्ट वोटर इन इंडियाज जनरल इलेक्शंस ऑफ 1951। और अच्छी बात यह है कि वो 2017 में 100 ईयर्स के हो गए थे और तब उन्होंने अपना वोट फिर कास्ट किया था। तो जब उनमें इतना जज्बा है कि वो 100 ईयर्स के होने के बावजूद वोटिंग बूथ तक जाके वोट कास्ट कर रहे थे, तो आप सोचिए हमारे देश की जनता का कितना ड्यूटी बनती है वोट देने की। इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जिनको ईवीएम्स बोलते हैं, और जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मतलब वीवीपीएटी, ये जो सिस्टम्स हैं ये नमीबिया और भूटान जैसी कंट्रीज भी यूज करती हैं विद सपोर्ट फ्रॉम द ईसीआई। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने भी ये टेक्नोलॉजी को स्टडी किया है या इंडिया से ट्रेनिंग रिसीव करी है जिससे वो ये टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर सके। वीवीपीएटी जो सिस्टम होता है ये एक फिजिकल पेपर रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है जिससे वोटर वेरीफाई कर सकता है कि हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उन्होंने जिसके लिए बटन दबाया क्या वोट उसी के लिए कास्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये पेपर ट्रेल एक बैकअप भी प्रोवाइड करता है फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकाउंटिंग। अगर कभी जैसे फ्यूचर में डिस्प्यूट हुए या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है भाई वो फेल हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ये जो वीवीपीएटी सिस्टम होता है ये एक बैकअप की तरह होता है कि कोई भी वोट्स को हम रिकाउंट कर सकते हैं या रीचेक कर सकते हैं कि ईवीएम सही काम कर रहे हैं या नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ईसीआई, ईवीएम्स और वीवीपीएटी वाली पूरे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। चैप्टर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। I'll see you guys in the next part of this chapter. तब तक के लिए take care and keep it simple. Bye bye.